कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज का ये आज आपका 8वां वीडियो है। 7 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको इंटीग्रेट मैथमेटिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका यूनिट 4 है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके न केवल सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराए हुए हैं बल्कि बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक और स्टेटमेंट जो कि आपके अलग अलग एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उनको भी कवर अप कराया हुआ है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि मेरा मानना है कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है और ये आपके प्रैक्टिस सेशन का आज पहला वीडियो रहेगा। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक और कमेंट साथ ही साथ उसको शेयर करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो कह रहे हैं क्या, द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर माइनस का 35 इज। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो ये है कि आई की पावर 4 की वैल्यू आपकी 1 होती है। ये आपको पता होना जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली आई की पावर जो भी है उसको हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं आई की पावर 35, ठीक है। अब आई की पावर जो 35 है मैं इसको 4 के मल्टीपल्स में ब्रेक करूंगा। डेट इज आई की पावर 4 की पावर में 8 लिख सकता हूं, बिल्कुल। बचा क्या मेरे पास, 3 बचा, तो मैं साथ में आई क्यूब और लिख लिया। साथ ही साथ एक बात आप जानते हैं, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 8 लगाइए तब भी 1 रहेगा। बचा क्या मेरे पास, 1 अपॉन आई की पावर 3। अब कुछ लोग इसको सॉल्व करेंगे, पहले कि आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाएंगे, -1 को वापस से आई स्क्वायर लिखेंगे, फिर उसको कैंसिल आउट करेंगे, फिर कहीं जाके आपको आई मिलेगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं आप एक काम करें कि आप इसमें आई से मल्टीप्लाई करें, आई से डिवाइड करें, तो आप पाएंगे क्या कि आई इज डिवाइडेड बाय आई टू द पावर 4। दैट इज मैं लिख सकता हूं क्या, आई। क्यों, आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i इज। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि इफ, ठीक है, इफ z1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। तो एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन आपकी कुछ इस प्रकार से होती है कि z इंटू z1 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मैं यहां से z1 को लिखूं तो z1 लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन z। अब आप एक बात जानते हैं क्या कि भाई आप डिनोमिनेटर में i को नहीं छोड़ सकते, तो i को एलिमिनेट करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो यही जो मेरा फॉर्मूला है या यही मेरी जो फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाती है किस चीज में, z1 इक्वल हो जाएगा मेरा किस चीज के, 1 अपॉन z एंड मल्टीप्लाई डिवाइड बाय z बार, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं फाइनली क्या, z1 इज इक्वल टू z बार डिवाइडेड बाय z बार, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो मैं लिख सकता हूं क्या कि z बार डिवाइडेड बाय मॉड z का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं कि z बार जो है मेरा मॉड z के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब मेरा फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में, ठीक है। तो इस फॉर्म का मैं यूज करने वाला हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर मेरा z क्या है, z इज इक्वल टू 2 माइनस 3i है। मॉड z निकालूं मैं, मॉड z किसके इक्वल हो जाएगा, साथ ही साथ स्क्वायर लगा दूं तो 4 प्लस 3 का 9 हो जाएगा, दैट इज 13। और जेड बार किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3i। हाँ जी, अब आप देख लीजिए z1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 प्लस 3i इज डिवाइडेड बाय 13। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक्चुअली एक चीज और पूछी जाती है, वो ये है कि z, अभी मैंने बोला कि z1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। कभी कभार आपसे पूछ लेगा कि z1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ z, फिर क्या करोगे, तो याद रखना जब एडिटिव लिखा हुआ हो, ठीक है, जब एडिटिव लिखा हुआ हो तब आप करेंगे z प्लस z1 इज इक्वल टू 0। डेट इज इस केस में z1 की वैल्यू आपकी माइनस का z आ जाएगी। याद रखिएगा, याद रखिएगा दोनों ही फार्मूला इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है,
ये आपके ईएमआईएस का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, और उसको सॉल्व करोगे तो काफी लेंथ ही पड़ेगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा अपना तरीका है। सबसे पहले जो मेरे पास एक्सप्रेशन है मैं उसको लिख लेता हूं। एक्सप्रेशन मेरा क्या है, 2x⁴ प्लस एक्स क्यूब माइनस का 14x² प्लस 5x प्लस 6 ठीक है। मैं इज इक्वल टू 0 लिख लेता हूं, जिससे कि मुझे x की एक निश्चित वैल्यू मिल जाए। साथ ही साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको भी मैं लिख ही लेता हूं, ठीक है। तो एक काम करता हूं, इसका मैं फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। तो आप एक चीज देखेंगे, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं, x की वैल्यू 1 पुट करूं तो मैं पाऊंगा क्या, तो हो जाएगा मेरा 2 प्लस 1 माइनस का 14 प्लस का 5 प्लस का 6। तो आप देखेंगे क्या, 6 प्लस 5 11, 11 एंड 3 आपका 14, 14 माइनस 14 दैट इज 0 हो गया। मतलब x इज इक्वल टू 1 इस एक एक्सप्रेशन का एक फैक्टर तो रहा होगा। और ये अगर इसका जो फोर्थ पावर वाला इक्वेशन है उसका अगर ये रूट है, या फिर मैं कहूं उसकी एक वैल्यू है, तो ये वैल्यू आपकी इसको भी सेटिस्फाई करेगी। दैट इज इसमें अगर x इज इक्वल टू 1 मैं पुट कर दूं तो मेरा RHS क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो मैं यहाँ पुट करूंगा क्या, 1 प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, दैट इज k की वैल्यू क्या हो गई, -3, ठीक है। तो यहां से मुझे k की वैल्यू निकालनी थी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अगर आप सॉल्व करना शुरू करेंगे परंपरागत तरीके से, कि भाई आप करेंगे इस टाइप से कि x² प्लस 2x प्लस k, और साथ में इसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। यकीन मानिए बहुत लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, आपको दिक्कतें हो जाएंगी। लेकिन आपको इस टाइप से अगर नहीं करना है तो आपका एकमात्र मेथड ये रह जाता है कि आप परंपरागत तरीका को अपनाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कह रहे हैं इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाई द कंडीशन, ये कंडीशन गिवन है हमको क्या, कि मॉड ऑफ i प्लस जेड इज डिवाइडेड बाय i माइनस का z इज इक्वल टू 1। तो हमसे एक लोकस पूछा है, जेड का लोकस क्या होगा। लोकस वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर मैं इसका फॉर्म चेंज करूं तो क्या ऐसा नहीं लिख सकता कि जेड प्लस आई इज डिवाइडेड बाय जेड माइनस आई, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है बाहर, तो मैं माइनस कॉमन लूंगा तो मेरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब मैंने आपको एक कंडीशन तो लिखाया ही था, क्या, कि आपका लिखाया था कि जेड माइनस जेड वन इज डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड टू, इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू के है, ठीक है। और अगर के की वैल्यू आपकी डज नॉट इज इक्वल टू 1 है तो मेरा सर्किल रहा करता था, और वहीं मेरा के की वैल्यू 1 है तो मेरा क्या रहा करता कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो के इज इक्वल टू 1 पर आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं, या फिर मैं कहूं कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलता है, इसका मतलब आपका ऑप्शन सी भी चला गया और ऑप्शन डी भी चला गया। अब आपका ए और बी में से एक आंसर रह जाएगा। तो देखते ही आप चेक कर सकते हैं कि मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बचा मेरे पास क्या, ए और बी, ठीक है। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं मॉड ऑफ जेड प्लस आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस आई, ऐसा मैं लिख सकता हूं ना। और जेड आप जानते हैं कि एक्स प्लस आई वाई होता है, ठीक है। पहला वीडियो है, थोड़ा मैं डिटेल में करा देता हूं, लेकिन याद रखिएगा मैं आगे से ये जेड की वैल्यू आपको लिखाऊंगा नहीं, डायरेक्ट यूज करूंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, कि x प्लस आई टाइम्स 1 प्लस वाई की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी किस चीज के, मॉड ऑफ x प्लस, ठीक है, माइनस आई लिखा हुआ है, समझने की कोशिश कीजिएगा, आई टाइम्स, ठीक है, आई टाइम्स y माइनस 1, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। आई थिंक इतनी सी फॉर्म आपको समझ में तो आई होगी। और मॉड लगा हुआ है, ये आपका मॉड है, ठीक है, ये मॉड है। तो मैं क्या ऐसा नहीं कर सकता कि मैं दोनों तरफ स्क्वायर लगा दूं, तो कोई दिक्कत वाली बात है, बिल्कुल भी नहीं। लगा सकता हूं, लगा सकता हूं, तो मैंने लगा दिया। अब मैं इसको ओपन कर दूंगा तो आप पाएंगे क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे पास सिर्फ वाई रह जाएगा, ठीक है, सिर्फ वाई रह जाएगा। एक्चुअली क्या रहेगा वो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मैं टर्म्स बता रहा हूं। y इज इक्वल टू 1 हो सकता है, y इज इक्वल टू 2 हो सकता है, y इज इक्वल टू 0 हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन y इज इक्वल टू होगा ना। कहने का मतलब क्या हुआ,
कि आपका y एक्सिस तो नहीं रहेगा। y इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है x एक्सिस या x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन। कहने का मतलब y एक्सिस नहीं होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, x एक्सिस। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका लोकस जो है x एक्सिस रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आप चाहो तो इसको आगे एक्सपेंड कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा सकता हूँ कि 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जानी है वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y के। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल आउट, बचा क्या कि 4y इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कभी कभार कुछ चीजें बिना कैलकुलेशन के भी कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा फायदा रहता है, टाइम कम कंज्यूम होता है। तो मुझे तो आइडिया यहाँ से लग गया था कि भाई एक्स एक्स वाले दोनों सेम है, आई की थोड़ा से ड्रामे चल रहे हैं, आई मेरा इधर उधर ऐड हो रहा है, दैट इज वाई वालों के साथ थोड़ी सी दिक्कत है, एक्स वाले तो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ से पहले ही यहाँ से अनुमान लगा लिया था कि मेरा सिर्फ वाई बचेगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मेरे एलिमिनेट हो जाएंगे। इस वाले स्टेप को देखते ही यहाँ तक का आगे करने की हमें कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3i। तो मैंने इसका अभी अभी जस्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आज का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यहाँ तक ना मुझसे सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, मेरा वीडियो कम से कम 200-300 लोग देखते हैं, जिसमें से कमेंट 1 या 2 लोग करते हैं, बाकी लोगों को कमेंट करने में शायद उंगलियां थक जाती होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Can the real value of theta for which the expression is a real number? Okay, ठीक है, कोई भी चीज रियल है इसका मतलब ये हो गया कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, ऐसा नहीं है कि रियल है तो कुछ ना कुछ रियल की वैल्यू रही होगी, नहीं। कहने का मतलब है कोई चीज रियल है मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तभी वो अपने आप में रियल है। ठीक है, तो मैं पहले इसको सेपरेट करता हूं रियल और इमेजिनरी में, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है 3 प्लस 2i साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2i साइन थीटा। मैं इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं कि डिनोमिनेटर से मेरी आई एलिमिनेट हो जाए। ठीक है ना, डिनोमिनेटर में जब तक आई रहेगी हमें दिक्कतें रहेंगी, हम सबसे पहले डिनोमिनेटर की आई को एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। तो हम पाएंगे क्या, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, इतना आपको मिल गया। यहां से सॉल्व करते हैं, पाएंगे क्या कि 3 प्लस 3 टू 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा, ठीक है, माइनस 2 टू 4 साइन स्क्वायर थीटा। माइनस कैसे आया, एक्चुअली आई आई की मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना आप, तो आई आई मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू -1, इसी वजह से माइनस का आया था। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा क्या, दिस, ठीक है, विल बी अ रियल नंबर इफ, ठीक है, इफ क्या हो गया कि 6 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। कहने का मतलब क्या हो गया कि 8 साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर मैं कहूं साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर मैं कहूं थीटा की वैल्यू n पाई हो जाए। ठीक है, तो मैं कहूंगा क्या कि भाई मेरे जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन जो गिवन है वो एक्सप्रेशन मेरा कंप्लीटली रियल होगा, उसमें इमेजनरी कुछ भी नहीं होगा। तो चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, एन पाई इज द राइट आंसर। आई थिंक छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है, इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग दें, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट में आपको सारी चीजें करा चुका हूं, तो मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा कि अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए तो मेरे कॉन्सेप्ट कराना बेकार हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n इफ, ठीक है, लोग क्या करेंगे इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, मैंने कई लोग देखे हैं कुछ इस प्रकार से भी सॉल्व करते हैं कि 1 प्लस आई की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस आई टू द पावर n, ऐसा लिखना शुरू कर देंगे। और फिर क्या करेंगे,
कुछ लोग करेंगे क्या, इसका मॉडुलस लेके पावर n लगा लेंगे, तो आप वो चक्कर में मत पड़िए। ना ही मैं आपसे कहूंगा कि आप इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। मैंने आपको लिखाया था एक ट्रिक ये थी कि कहीं पर भी अगर आपको इस टाइप की चीजें मिलती हैं कि a प्लस बी आई इज डिवाइडेड बाय b माइनस आई ए या ए आई, तो मैंने आपको बताया था इसका आंसर क्या था, इसका आंसर आई आया करता था। तो कुछ कुछ यहाँ पर वही लिखा हुआ है। अगर मैं ऊपर से आई कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन आई इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। ठीक है, होल पावर n तो चल ही रहा है। ठीक है, साथ ही साथ लिखूंगा आई की पावर n, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस आई। क्यों, मैंने क्या किया, आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, आई स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, जो डिवाइड वाला था आई स्क्वायर उसकी जगह माइनस लग दिया, ऊपर वाला आई स्क्वायर को आई से काट दिया तो एक आई रह गया ना। कुल मिला के याद रखिएगा 1 अपॉन आई की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है किस चीज के, माइनस के आई की। कैसे आती है, अगर मैं इसमें आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा आई अपॉन आई स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने बोला आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, आप वैसे बोल लीजिए, या फिर इसमें आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, आप वैसे बोल लीजिए। तो इसको लिख सकता हूं क्या, माइनस का आई। आई थिंक इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी, आई बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। ठीक है, होल पावर n, ये तो कैंसिल आउट हो गया। i की पावर n की वैल्यू ये बोल रहे हैं कि भाई आपकी 1 है, तो किस किस केसेस में i की वैल्यू 1 होती है पता करो। आपको मैं बोलूंगा, जानते हैं आप एक बात कि i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई n मेरा अगर 4 का मल्टीपल है, ठीक है, अगर अगर n मेरा 4 का मल्टीपल है, तो n की वैल्यू अगर 4 का मल्टीपल रहता है तब मैं कहूंगा क्या, कि मेरा i की पावर n की वैल्यू 1 आएगी। कहने का मतलब m की जगह मैं 1 भी पुट कर दूं। एक्चुअली इसका m के फॉर्म में मैंने इसलिए लिखाया, एक क्वेश्चन और आएगा जहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप m की जगह पे 1 पुट कर दें, ठीक है ना, अगर आप m की जगह पे 1 पुट कर दो तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 4। कहने का मतलब 4, 8, 12, 16, 20, 4 के मल्टीपल्स होने चाहिए। दैट इज लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, लीस्ट वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 कह रहे हैं इफ 1 प्लस रूट 3 आई की होल पावर 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन वाई टू द पावर 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, 1 प्लस रूट आई रूट 3 लिख लेता हूं। तो मैं अगर इसको जेड से रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि जेड इज इक्वल टू 2 ई की पावर आई। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, पाई बाय 3। आप सोच रहे होंगे सर ये कहां से आ गया, समझना। पहले मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ था, ठीक है, मैंने उसको पोलर फॉर्म में लिख दिया, तो लिख सकता हूं आर ई की पावर आई थीटा के फॉर्म में। आर क्या होता है समझिए, आर होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है तब। डेट इज यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी किस चीज के, 1 प्लस 3, डेट इज हो गया 2। आर मिल गया ना। अब थीटा निकालते हैं, थीटा इक्वल होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये होता है आपका थीटा, टेन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, तो मैं लिख सकता हूं क्या, वाई बाय 3। मिल गया ना। अब मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, अगर मेरा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। अब हालांकि सारी चीजें मैं आपको कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन एक बार मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देता हूं, क्या पता कोई लोग ने मेरे कॉन्सेप्ट ना देखा हो और डायरेक्ट पीवाईक्यूज करने आ गए हो। तो ये आपका कार्टेशियन और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रिलेशन रहता है, कार्टेशियन और पोलर फॉर्म में एक रिलेशन रहता है, इस रिलेशन को आप याद कर लीजिएगा, काफी हेल्पफुल है। कॉम्प्लेक्स में अगर आप पोलर को याद करेंगे तो यकीन मानिए क्वेश्चन थोड़े से इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि मैं लिख सकता हूं 1 प्लस रूट 3 आई, इसको लिख सकता हूं 2 ई की पावर आई पाई बाई 3। ठीक है, इन्होंने लगा दी पावर कितनी, 12, मैं भी लगा दूंगा दोनों तरफ पावर कितनी, 12। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 की पावर 12 ई की पावर 4 पाई।
क्योंकि 3 से 12 को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, 3 से 12 को डिवाइड कर दूंगा तो 4 ही तो बचेगा। और अगर इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं x प्लस आई वाई के ये इक्वल है, दैट इज x प्लस आई वाई मेरा इक्वल हो गया 2 की पावर 12, और ये हो जाएगा आपका क्या, एक्चुअली मुझे पता है साइन पाई 0 रहता है तो पाई के मल्टीपल्स भी 0 रहेंगे, दैट इज मैं लिख सकता हूं इसको 1 सॉरी cos 4 पाई प्लस आई साइन 4 पाई, ठीक है ना। तो एक बात आप जानते हैं cos 4 पाई जो है वो आपका 1 होता है, sin 4 पाई आपका 0 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 12 और इसको हो गया क्या 1 प्लस 0 आई। अब आप एक काम करें, अब आप एक काम करें कि भाई आप यहां से रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है उसको कंपेयर कर लो, तो मैं पाऊंगा क्या ऑन कंपेयरिंग, मैं पाऊंगा क्या कि y की वैल्यू क्या है 0 है, तो y की पावर 1/12 भी आपका 0 होगा, कौन से बड़ी बात है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको मेरी अप्रोच समझ में आ रही होंगी, करना क्या चाह रहा हूं और कैसे कर रहा हूं वो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एक्चुअली क्वेश्चन हर कोई सॉल्व कर लेगा, बट बात यह है कि कोई उसको 1 मिनट में कर रहा है, कोई उसको 15 सेकंड में कर रहा है, मायने ये रखता है कि आप टाइम कितना दे रहे हैं। आप जिस लेवल पे हैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं क्या आप उसमें मिनिमम टाइम लगाएंगे या फिर आप उसमें एक्स्ट्रा टाइम लेंगे। तो अप्रोच आना जरूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, जिससे हम कम से कम टाइम यूज करें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये करेंगे मॉड ऑफ, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मॉड ऑफ ए प्लस आई वी की वैल्यू जो है वो इक्वल है किसी इसके मॉड ऑफ सी प्लस आई डी। तो आप जानते हैं मॉड की मैं दोनों तरफ स्क्वायर लगा लूं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो एलएचएस में किया वो मैंने आरएचएस में किया, तो दिक्कत वाली बात ही कहां है। तो इसको मैं ओपन कर दूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसी इसके सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बच्चों वाली चीज थी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोई समझने और समझाने वाला चीज थी नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप देंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें खा चुका हूं। याद रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके आंसर दें, अगर आप आंसर नहीं देंगे तो इन क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो अनसॉल्व रह जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर मैं 14 की बात करूं, कहें द रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, थोड़ा सा तो लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश है, यकीन मानिए खत्म क्वेश्चन है, ठीक है, बस लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश है। कह रहे हैं क्या, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अब ये कह रहे हैं भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का आप स्क्वायर निकालो, स्क्वायर निकालने के बाद जो आपका रियल पोर्शन है वो बताओ वो क्या होता है, ठीक है, हम स्क्वायर कर लेते हैं। जेड स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज के, एक्स प्लस आई वाई के होल स्क्वायर के इक्वल रहेगा। तो मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 2i(x)y, जेड स्क्वायर की वैल्यू ही रही। तो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है, छोटी सी बात थी। एक्चुअली यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, x जो होता है वो मेरा होता है रियल पार्ट ऑफ जेड, y होता है मेरा क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो इन्होंने जेड स्क्वायर का रियल पूछा था, जेड का रियल नहीं पूछा था। और गजब बात ये थी जेड स्क्वायर का जो आंसर आएगा उसका भी आंसर आपको जेड के फॉर्म में देना है, कि रियल पार्ट ऑफ जेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई थिंक आप बात को समझ पाए होंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कहते हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिख लेता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस प्रकार से गिवन है कि साइन 7 पाई बाई 5 प्लस आई टाइम्स 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 5।
तो ये मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे इसका एम्पलीट्यूड चाहिए। तो मैंने कॉन्सेप्ट के टाइम आपको बताया था। एक्चुअली अब ये लोग क्या करते हैं, उसका दूसरा नाम देते हैं। हम लोगों ने अब तक आर्ग्यूमेंट पढ़ते हुए आ रहे थे, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो ये लोग आर्ग्यूमेंट लिखकर नहीं देंगे, सीधा सीधा इनको पसंद नहीं है ना, एम्पलीट्यूड देंगे लिखकर। तो हमको आर्ग्यूमेंट ही फाइंड आउट करना है। याद रखना आर्ग्यूमेंट थीटा होता है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू होती है किस चीज के, टेन इनवर्स मॉड ऑफ imaginary part of given complex number is divided by real part of the given complex number, that is 1 plus cos 7 pi by 5 is divided by sin 7 pi by 5। अब 2x वाला फॉर्मूला भाई आपको ओपन करने पड़ेंगे, और ऐसे में आपको उम्मीद कर सकता हूं कि आपको वो ओपन करना आते होंगे। दैट इज टेन इनवर्स, इसको लिख सकता हूं क्या, मैं इसको लिख सकता हूं, प्लस का लिखा हुआ है, 1 प्लस लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकता हूं मैं क्या, 2 cos स्क्वायर 7 पाई बाय 10। 2 cos स्क्वायर 7 पाई बाय 10, 10 क्यों आया भाई, थीटा था, उसका आधा करोगे थीटा बाय 2 हो जाएगा। ये वाला थीटा मत समझिएगा, जो cos के अंदर थीटा चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं। तो मैं 2x वाला फॉर्मूला ओपन करूंगा तो उसका आधा हो जाएगा, आधा मतलब 7 पाई बाय 10, ठीक है। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय 2 साइन 7 पाई बाय 10, ठीक है, एंड cos 7 पाई बाय 10। इसमें भी मैंने 2x वाला फॉर्मूला ओपन कर दिया। 2 से 2, इस cos से इसकी एक पावर कैंसिल आउट, बचा क्या फाइनली मेरे पास कि 10 इनवर्स cot 7 पाई बाय 10, ये मेरे पास बचा। अब मैं क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10 पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 10, नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं वैल्यू पाऊंगा क्या, मैं यहां से पाऊंगा थीटा की वैल्यू इक्वल हो जाएगी पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 10। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 10 मेरा यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा क्या 5 पाई माइनस 7 पाई, डेट इज ये हो गया माइनस का 2 पाई बाय 10। आप सोच रहे होंगे ऑप्शन में तो ऐसा कोई आंसर है ही नहीं, एक्चुअली डिवाइड करना भी तो बाकी था। मैं लिख सकता हूं क्या माइनस का 5/5। अब चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माइनस 5/5 इज द राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। याद रखिएगा मैं आपको क्वेश्चन जो कराऊंगा वो थोड़े अलग टाइप से ही कराऊंगा, जो सबसे छोटा तरीका होगा वो आपको मैं कराने की कोशिश करूंगा। अगर बुक उठा के देखेंगे तो बुक में क्वेश्चन ब्लेंडर करे हुए हैं, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहे हैं इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई देन मिनिमम वैल्यू ऑफ z माइनस 3 प्लस z माइनस 4 इज। अब इन क्वेश्चन को एक्चुअली इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कई कबार आपसे ये पूछेंगे कि अगर इसकी वैल्यू इस प्रकार से लिखी हुई है कि मॉड ऑफ z माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ z माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू 6, जो भी वैल्यू हो, एक फॉर्म ये रहेगा। तो आपसे पूछेंगे भाई मॉड z की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, कुछ एक पूछ लेंगे, वो बताइए। एक क्वेश्चन ये रहता है z माइनस 2 इज इक्वल टू या लेस देन इज इक्वल टू जो भी दिया हुआ हो 3, तब आपसे मॉड z की वैल्यू, या फिर पूछेंगे मॉड z प्लस 2 की वैल्यू बताइए, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछेंगे वो क्या होगी। एक प्रकार आपका ये रहेगा, और एक प्रकार ये रहेगा कि दो इस केसेस में आपके आरएचएस गिवन नहीं होंगे, जो एक्सप्रेशन है उसी का ही मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछेंगे, आरएचएस गिवन नहीं होंगे। जब आरएचएस गिवन नहीं होंगे इसका मतलब आप याद रखिएगा कि भाई कैसे भी करके मेरे को जेड कैंसिल करने हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट से ज्यादा बड़ी चीज है अप्रोच है, कि क्वेश्चन को देखो फिर पता करो कि इस डायरेक्शन में सॉल्व करूंगा मैं। मुझे पता है इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मुझसे पूछ रही है, तो एक चीज मेरे माइंड में क्लिक करनी चाहिए कि भाई मेरा जेड नहीं आएगा, जेड नहीं आएगा तो जेड मेरा एलिमिनेट होगा। एलिमिनेट कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं कि मॉड ऑफ जेड माइनस 3 प्लस, अब मॉड लगा हुआ है तो माइनस को अंदर बाहर कर लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसी से हमारा फायदा होना है। मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो लिख सकता हूं 4 माइनस जेड, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, और याद रखिएगा ये आपका जो है, ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल होता है किस चीज के, मॉड ऑफ जेड माइनस 3
प्लस 4 माइनस जेड के। अब मैंने प्रॉपर्टी यूज की। अब क्या प्रॉपर्टी यूज की, जाके कॉन्सेप्ट देख के आओ। हर चीज तो मैं आपको क्वेश्चन में नहीं करा पाऊंगा, इतना टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि मॉड ऑफ जेड माइनस 3 प्लस 4 माइनस जेड ग्रेटर देन एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये हो गया जेड से जेड कैंसिल, 3 माइनस 3 प्लस 4 दैट इज 1। ठीक है ना, मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ जेड माइनस 3। आपकी सहूलियत के लिए मैं फॉर्म को वापस लिख देता हूं, जिससे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। मतलब इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू 1 होगा। मैक्सिमम के बारे में मैं नहीं कह सकता, बट मिनिमम तो 1 ही होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक टाइप मैंने आपको करा दिया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो 3 टाइप मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। क्वेश्चन आपको बनते हैं, यहां से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 कह रहे हैं इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू 2z माइनस 4 डिवाइडेड बाय z प्लस 2r। ठीक है, अब ये एक्चुअली ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है आपका। ये क्वेश्चन ना तो एलटी का है, ना तो टीजीटी पीजीटी का है। यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी और जीआईटी में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये आपके आरपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। और इस क्वेश्चन को जो कैटेगराइज किया गया है, ये क्वेश्चन आपका कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नाम के जो आपका बीएससी फाइनल ईयर में सेकंड पेपर हुआ करता था, उसका एक चैप्टर था कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन रहता है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको करने का तरीका मैं आपको बता दूं। इनवेरिएंट पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, तो बस आप एक काम कर दीजिए, W की जगह Z पुट कर दो और Z की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, कहने का मतलब Z इज इक्वल टू 2Z माइनस का 4 डिवाइडेड बाय जेड प्लस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, जो करना है कर लीजिए। जेड स्क्वायर प्लस 2z इज इक्वल टू 2z माइनस का 4। ठीक है, 2z से 2z कैंसिल आउट, जेड स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस का 4। माइनस को मैं लिख सकता हूं क्या, आई स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो लिख सकता हूं ये 2i का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2i। चेक कीजिए ऑप्शन, आंसर आपका प्लस माइनस 2i है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2i एंड माइनस 2i इज द राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 19 प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, और प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करने के तरीके क्या हैं उसको मैंने कॉन्सेप्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हालांकि प्रिंसिपल वैल्यू आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू आपके ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, तो ये मैं आपको वहां पर भी एक्सप्लेन कराऊंगा। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए एक चीज पता होना चाहिए, कॉस का क्वेश्चन है, फिर मैं कॉस के बारे में बताऊंगा कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स अगर कहीं पर भी लिखा हुआ हो, याद रखना ये एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू एक्स के इक्वल होती है, लेकिन कब, जब आपका जो एक्स है वो आपका बिलोंग करता है बिटवीन 0 टू पाई। ठीक है ना, ये अगर आपका लिखा हुआ है तभी आप इसमें सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन में एक्चुअली 5 पाई बाय 4 गिवन है। ठीक है, 5 पाई बाय 4 गिवन है, और ये जो वैल्यू है वो आपका 0 टू पाई के बीच में लाई नहीं करती। इसका मतलब कि भाई cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x आप नहीं लिख सकते। तो आप करेंगे क्या, एक्चुअली अब आप इसको तोड़ेंगे। ठीक है, अब आप इसको तोड़ेंगे और फाइनली 0 और पाई के बीच लेकर आएंगे। कैसे, समझाता हूं। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम ब्रेक करेंगे, कैसे, आइए देखते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी इस प्रकार से लिखा हुआ प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आएगा, तो मैं एक बात करूंगा कि अगर मेरा साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यूज आएंगी, मतलब साइन इनवर्स साइन थीटा कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा आएगा, तब मैं वैल्यू लिखूंगा क्या, मैं वैल्यू लूंगा पाई माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर कॉस और सेक इनवर्स दोनों आएंगे, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा और सेक इनवर्स सेक थीटा, तो मैं 2 पाई माइनस थीटा या फिर थीटा माइनस 2 पाई करूंगा। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आपका थीटा 2 पाई से बड़ा है या थीटा 2 पाई से छोटा है। अगर 2 पाई से बड़ा है थीटा, तो आप क्या करेंगे, थीटा माइनस 2 पाई। ठीक है, जब क्या करें, थीटा इज ग्रेटर देन 2 पाई और थीटा इज लेस देन 2 पाई। तो याद रखिएगा केस ऐसे बनते हैं, साइन और कॉसेक का बनेगा, मतलब साइन साइन और कॉसेक कॉसेक का बनेगा, कॉस कॉस
सेक सेक का, टेन टेन कॉट कॉट का बनेगा। इसमें रहता है उसको हम लिखेंगे पाई माइनस सॉरी थीटा माइनस पाई करके। मैं आपको आगे जाके सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है कॉस इनवर्स कॉस पाई पाई बाय 4, ठीक है। 5 पाई बाय 4 2 पाई से छोटा है, दैट इज 2 पाई से छोटा है तो मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस, ठीक है। आज 2 पाई माइनस लिखना क्या है वो सोचिए, ठीक है। आप लिखना 3 पाई बाय 4, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर 3 पाई बाय 4 आइडिया कहां से आता है, वो भी समझ लीजिए, ठीक है। मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास 5 पाई बाय 4 गिवन है। आप इसमें से 2 पाई घटा दो, मिलेगा क्या आपको, 4 टू जा 8, 5 पाई माइनस का 8 पाई डिवाइड बाय 4, दैट इज माइनस का 3 पाई बाय 4, ठीक है। यही तो था ना। अब आपको ये उल्टा करके लिख लेना है। तो कहने का मतलब जब भी कॉस इनवर्स कॉस एक्स मिल जाए 2 पाई घटाते जाइए जब तक कि आपकी रेंज में ना आ जाए, ठीक है। आपको आइडिया मिल जाएगा कि माइनस का 3 पाई बाय 4 मैंने कहां से लिखा, या फिर आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। दूसरी बात नो चेंज रहेगा 2 पाई की वजह से, और कॉस है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या 3 पाई बाय 4, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, 3 पाई बाय 4 मेरा 0 और पाई के बीच में बिलोंग करता है, हाँ जी बिल्कुल बिलोंग करता है। तो मैं इसको यहां से लिख सकता हूं क्या 3 पाई बाय 4 इज द राइट आंसर। चेक कीजिए ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है प्रिंसिपल वैल्यूज आपको पता होना चाहिए अलग अलग टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के लिए। हर एक टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के लिए अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू डिसाइड की गई है, और प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको उनका इंटरवल पता होना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा का इंटरवल क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू बिलोंग करता है, तो उस केस में आप यहाँ पर पाई माइनस थीटा करके लिखना चाहेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, ठीक है। तो याद रखना ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। टेन और कॉट का मैं आगे चल के बताऊंगा जब इसका यूज होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये आर्ग्यूमेंट कैसे निकालोगे, अब कुछ लोग करेंगे भाई इसमें मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे फिर निकालेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको लिखाया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या था, इक्वल था आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूं। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं जाके मेरे कॉन्सेप्ट वाले जो वीडियोज हैं उनको जरूर देखिएगा। Z1 क्या है, मेरा Z1 यहाँ पर 1 प्लस आई है, और Z2 क्या है, Z2 मेरा क्या है √3 प्लस आई है। तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 देखूं, ठीक है, अगर मैं इसको Z1 से रिप्रेजेंट करता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है, पाई बाय 4। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 देखूं, इसको मैं थीटा 1 कह देता हूं, ठीक है। इसको थीटा 2 से लिख दूं, इक्वल होगा किस चीज के, tan इनवर्स 1/√3, और 1/√3 होता है पाई बाय 6, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना है Z1 इंटू Z2 का, इक्वल हो जाएगा किस चीज के, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, ठीक है। एलसीएम 12 एलसीएम आ गया, लिख सकता हूं क्या 3 पाई प्लस 2 पाई दैट इज का 5 पाई बाय 4। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 5 पाई बाय 4 इज द राइट आंसर। तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो बात है दूसरी है, छोटा सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर भी लोगे तो कौन सी दिक्कत हो जाने वाली है, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, अदरवाइज आपकी आदत में आ जाएगा कि आप हमेशा मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करो। जब प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं तो उसका यूज करो ना, क्या है टाइम वेस्ट करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं इफ ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हाँ जी पहले से ये चीज जानते हैं कि ओमेगा मेरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करके इसका भी आंसर आप ही देंगे ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर। क्या है, कह रहे हैं व्हाट विल बी द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अगर z इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के,
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, ये एक्चुअली आपका फॉर्मूला रहता है, या फिर मैं कहूँ ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, एक ही बात है। ठीक है, आपको ये याद होनी चाहिए। 2 दिन बाद मैं आपका वीडियो बना रहा हूं, तो ऐसे में आपसे उम्मीद करूंगा कि मेरे कॉन्सेप्ट आपको टिप्स पर होंगे। बिना कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। अपने आप को सहूलियत दे रहे होंगे कि भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। यकीन मानिए, सबसे बड़ा धोखा आप अपने आप के साथ कर रहे हैं। मेरा कुछ नहीं जाएगा, किसी और का कुछ नहीं जाएगा, आपका सब कुछ चला जाएगा, सिर्फ इस एक गलत फहमी में कि भाई मैंने पढ़ा था, मैंने प्रैक्टिस की थी। आपने यकीन मानिए कुछ नहीं किया था। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको कहता हूं बार बार, कॉन्सेप्ट जरूरी है। सिलेबस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो चेंज नहीं होते, क्वेश्चन की वैल्यूज लैंग्वेज चेंज होती है। अगर एक क्वेश्चन रट भी लोगे, याद भी कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, क्या ही हो जाएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो प्लस प्रैक्टिस करो, सिलेक्शन तब मिलता है। सिर्फ प्रैक्टिस करने से सिलेक्शन नहीं मिलता, कॉन्सेप्ट ना होने से सिलेक्शन नहीं मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखूं, मेरा Z1 क्या है, I -1, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं, माइनस का 1 प्लस I। ठीक है, Z2 मेरा क्या है, Z2 है e की पावर I पाई बाई 3। तो यहां से आर्ग्यूमेंट निकालना बहुत आसान है। Z2 का आर्ग्यूमेंट हो जाएगा सिंपल पाई बाई 3। हाँ जी, Z2 का तो आर्ग्यूमेंट मिल गया, अब मैं कैसे भी करके Z1 का आर्ग्यूमेंट और निकाल लूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आप जानते हैं थीटा की वैल्यू इक्वल होती है किस चीज के, tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, यही तो होती है। अभी मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 नहीं निकाल रहा, समझाऊंगा कैसे। सिर्फ थीटा याद कर लो अभी। ठीक है, थीटा की वैल्यू इक्वल है किस चीज के, tan इनवर्स मॉड ऑफ, ये हो गया आपका 1 अपॉन -1, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, थीटा की वैल्यू मिल गई पाई बाय 4। क्या मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आ गया? ना जी, अभी ये गलती कर मत बैठिएगा। आप देखो, ये देखो, ये क्या है, ये है आपका -1, दैट इज ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मत भूलिएगा, जब तक सब कुछ प्लस है इग्नोर मारो क्वाड्रेंट को। जहां पर एक माइनस आया, 2 माइनस आए, भाई क्वाड्रेंट चेक करो क्वाड्रेंट क्या है। तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, और याद रखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 को लिखूं, वो होता है मेरा पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो लिख सकता हूं कि पाई माइनस पाई बाय 4, दैट इज ये हो गया मेरा क्या, 3 पाई बाय 4। अब मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 मिल जाते हैं, उठा के अपने क्वेश्चन अपने फॉर्मूले में पुट कर दूं तो मुझे मिलेगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इक्वल होगा किस चीज के, 3 पाई बाय 4 माइनस का पाई बाय 3। 12 मेरा एलसीएम आ जाता है। ठीक है, 12 मेरा एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा क्या, 3 3 9 पाई माइनस का 4 पाई। चेक कीजिए आंसर, 5 पाई बाय 4 आंसर है या नहीं है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी 5 पाई बाय 4 इज द राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। एक्चुअली मेरा टारगेट था कि 15 क्वेश्चन पर वीडियो में आपको कराऊं, लेकिन आपकी डिमांड थी क्वेश्चन ज्यादा कराए जाएं, वीडियो ज्यादा लेके आए जाएं, इस वजह से मैंने क्वेश्चन को आगे बढ़ाया है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। तो आज का वीडियो बस यहाँ पर ही खत्म करते हैं। 22 क्वेश्चन आज के वीडियो में मैंने कराए हैं। आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये 20 या 22 क्वेश्चन जो भी हैं आपको समझ में आए होंगे। मैंने जितनी एनर्जी इसमें डालने की कोशिश की है, काश वो सारी एनर्जी आपको ट्रांसफर हो गई हो, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और यकीन मानिए, जब आप कमेंट करते हैं कि आपको पसंद आया, आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो बेहद खुशी होती है। हम शब्दों में बयां तो नहीं कर सकते इस चीज को, लेकिन यकीन मानिए खुशी काफी होती है। तो ऐसे ही आप अपना प्यार बरसाए रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।